हाय ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th का गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ऑन डिमांड पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, कि डिमांड है कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर बजट उठाओ, तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए इस चैप्टर में। तो आज हम फर्स्ट क्लास उसकी ले रहे हैं, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम यही समझेंगे गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, मतलब एनुअल स्टेटमेंट की तरह होती है। सबसे पहले ये है एनुअल, मतलब ईयरली जो स्टेटमेंट होती है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या है कि आपको एक हिंट, एक आप मतलब आप प्रिपेयर करते हो, कोई कंफर्म नहीं होता कि इतना ही होगा, एक सिर्फ एस्टिमेट लगा रहे हो आप। ठीक है ना, आपको एक आइडिया मिल रहा है कि इतना रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट मतलब इतना आपको रिसीव होगा, देन आपका इतना खर्चा होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब जो करंट ईयर आपका जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फिस्कल ईयर में होगा। बट यार ना, एस्टिमेट लगाता है, कंफर्म नहीं होता। हमेशा वो एस्टिमेट लगाता है, कंफर्म नहीं होता कि वो कितना खर्च करेगा। ठीक है ना, बस उसको ये पता है कि इतना रिसीव होगा, इतना एस्टिमेट लगाता है और उतना ही खर्चा होगा। वो सिर्फ एस्टिमेट लगाता है, कोई कंफर्म नहीं है उसको इतना आएगा ही आएगा। तो ये डेफिनेशन होगा, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जैसे आप अपना घर का बजट बनाते हो, वैसे ही सेम ये गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है कि मेरे को कितना रिसीव होने वाला है और मुझे उसको क्या कहाँ प्लान करना है और कितना मेरे को खर्चा करना है। तो वो प्रॉपर बनाती है कि जिस वजह से प्रॉब्लम ना हो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है अगर आप घर में बजट बनाते हो कि सेविंग हो, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे गवर्नमेंट का खुद का भी बजट होता है, का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये नॉर्मली क्वेश्चन आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रीएलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रीएलोकेट करते हैं। कैसे कि गवर्नमेंट अलग अलग रिसोर्सेज को क्या करती है, रीएलोकेट दूसरी दूसरी जगह पर लगाती है। कैसे, जैसे मान लो आप कि जो सेविंग होती है, तो हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हम रीएलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज अलग अलग जगह, जैसे टैक्सेस बढ़ाकर। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ाकर कैसे, और पब्लिक वेलफेयर भी हो जाए टैक्सेस बढ़ाकर कैसे। जैसे अब तंबाकू की बात करते हैं, आपको पता है तंबाकू है हार्मफुल है, तो टैक्सेस उसमें क्या कर देगी, बढ़ा भी देगी। तो ऑलमोस्ट लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे टैक्सेस की वजह से। और जिसने खाना है तो उससे प्रॉफिट भी हो जाएगा गवर्नमेंट को, या तो टैक्सेस की वजह से छोड़ देंगे तो वेल्थ, सोशल वेलफेयर भी हो गया, वेल्थ लोगों की सेहत का भी ध्यान रख लिया, वेलफेयर भी कर लिया, और टैक्स बेनिफिट अगर जिन्होंने खाना ही है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाएंगे और उसका टैक्स बेनिफिट किसको अर्न होगा, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को अर्न होगा। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज मतलब जो गरीब है उनसे टैक्सेस ना लेकर और जो अमीर है उनसे ज्यादा टैक्सेस लेकर इनकम और वेल्थ का ध्यान रखेगी, तो और इनइक्वालिटीज दूर हो जाएगी, मतलब गरीब और अमीर में इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देन थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको पता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है तो दोनों ही हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड होती है एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, मतलब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई नहीं है, तो इन्फ्लेशन होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपकी डिमांड को कम करने के लिए, सप्लाई में पैसा आएगा ही नहीं कहीं से, तो वो क्या करेगी, डिमांड को रिड्यूस हो जाएगी, जिस वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करती है जब डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, या सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से डिफ्लेशन के वक्त, तो आपको क्या करती है इकोनॉमिक स्टेबल। अगर डिमांड ज्यादा है तो डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी, और जब डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में आपका ध्यान रखेगी। ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन में इसके ऑपोजिट होगा। देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। अब पैसा आएगा तो वो क्या करेगी, पैसे का अपने पब्लिक एंटरप्राइज में लगाएगी, अपना कहीं ना कहीं सेटअप करेगी जिसमें लोग क्या पैसे मैनेजमेंट हो। ठीक है, अपने पब्लिक वेलफेयर जितने भी अपने पब्लिक के उनके गवर्नमेंट खुद के ऑफिस वगैरह वहां पर लगाएगी, और मैनेजमेंट में क्या पैसा लगाकर उसको सही करेगी। देन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोग उसमें क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स वगैरह। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो लोग वो चाहती है गवर्नमेंट कि लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें और सेविंग करें। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग करेंगे, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट सेविंग करेंगे वहां से क्या पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट सेविंग करने के बाद कहीं ना कहीं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वहां पर जॉब की भी जरूरत पड़ेगी। जब जॉब की जरूरत पड़ेगी तो लोग क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी लोगों में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। देन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अगर किसी के मतलब क्या प्रॉब्लम हो, लाइक कहीं पर ज्यादा डेवलपमेंट है, कहीं कम डेवलपमेंट है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, अलग अलग रीजनल में कहीं पर ज्यादा डेवलपमेंट है, कहीं डेवलपमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको टैक्स बेनिफिट देती है। क्या देती है, टैक्स बेनिफिट देती है। मतलब उनको कहती है आप जाकर ऐसी जगह पर जहां पर डेवलपमेंट ही नहीं है, वहां जाकर अपना मतलब अपने इंफ्रा मतलब कह सकते हो आप फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करें। फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने के बाद वहां पर उनको हर चीज की बेनिफिट देती है, इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट देती है, वाटर का,
और बहुत सारी चीज़ों का इतना और टैक्स बेनिफिट देती है कि 5 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लें, तो वो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, वहाँ पर वो लोग अपना फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं जिस वजह से उनको आसानी होती है, और आसानी होती है तो वहाँ पर भी रिड्यूस होते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो आप याद रखना ऑब्जेक्टिव क्या है, रीएलोकेशन रिसोर्सेज कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर भी करेगी और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जैसे टैक्स बेनिफिट ले रही है, तंबाकू का जो एग्जांपल दिया। देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ, मतलब अमीर से और टैक्स लेगी और गरीब से टैक्स नहीं लेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वही इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का। देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, अपने पब्लिक एंटरप्राइज में पैसा लगाएगी। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, लोगों से कहेगी उसके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट सेविंग, क्योंकि लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनेगा, नई नई इंटरप्राइज बनेगी, नई इंटरप्राइज बनेगी तो जॉब की और आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। देन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, मैंने कहा कहीं पर ज्यादा बेनिफिट होता है, कहीं पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां पर उनको क्या बहुत सारे बेनिफिट देगी, सिर्फ टैक्स बेनिफिट नहीं देगी, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे बेनिफिट ऐसे देती है जिससे वो डेवलपमेंट अपना कर पाते हैं, और वहां पर भी डेवलपमेंट शुरू होती है उनकी फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री कहीं पर सेटअप होती है तो डेवलपमेंट आती है, ऑब्वियस सी बात है। ये तो अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ बजट पढ़ेंगे। इसके भी दो होते हैं गवर्नमेंट बजट के, रिवेन्यू और कैपिटल। जैसे हमने पढ़ा रिवेन्यू और आपके क्या आएगा कैपिटल। रिवेन्यू बजट में भी रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जैसे रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर यहाँ बात करिए, ऐसी कैपिटल बजट में भी क्या आता है रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। होप सो आपको ये समझ आया हो। अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट दिया है, बट इसमें ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मेन है, अभी भी ये भी बहुत मेन है, बट ट्राई करना इसका। अगर समझ आए, नहीं समझ आया तो मुझे बताना, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।